हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं टॉप 6 मोस्ट डेंजरस मिसाइल्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास मौजूद 6 सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल। इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं। यकीनन आप उन मिसाइलों के बारे में नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता हूं। तो इसके अलावा हमें ना सिर्फ मिसाइलों के बारे में बताया जाएगा बल्कि उनकी मालूमात भी दी जाएगी। मतलब वो कितना पेलोड कैरी कर सकते हैं, उनकी रेंज कितनी है, कब उन्हें बनाया गया। और कई मिसाइल हैं जो अभी ऑपरेशनल नहीं है लेकिन वो बाद में ऑपरेशनल होंगे, मतलब अभी वो अंडर डेवलपमेंट में है। तो हमें बहुत सारी जो है वो नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें भी पता चलेंगी। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो की जानी बातें हैं, देखते हैं, फिर बाद में मैं अपना इसके ऊपर ओपिनियन दूंगा, मैं अपनी राय दूंगा। तो पहले वीडियो देख लेते हैं जी। तो मैंने हैंड फ्री लगा ली है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हमेशा से ही मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि एक तरफ से इसे इंडिया जैसी एटमी ताकत से हमेशा अटैक का खतरा रहता है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से तालिबान की दहशतगर्दी का खौफ मंडलाता रहता है। वहीं ईरान की तरफ से भी मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं। हर तरफ से खतरों में घिरे हुए मुल्क पाकिस्तान को फिर अपना दिफा मजबूत से मजबूत तरीन करना पड़ता है। ये दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि अफगानिस्तान से तालिबान, जो कि टीटीपी है, कलदम टीटीपी, और ईरान से बताया गया तो वो कलदम बीएलए है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बलोचिस्तान वाली साइड से ऑपरेट करती है। तो जो है वो क्योंकि ईरान के साथ बलोचिस्तान का बॉर्डर मिलता है, इसलिए वो ईरान में भी गालिबन उनकी कोई बेसिस होंगी, वहाँ उनके सहूलतकार होंगे। तो ये बलोचिस्तान में बीएलए और टीटीपी है, ये खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे, वजीरिस्तान और अफगानिस्तान पीछे। तो ये उनकी बात हो रही थी। तो दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान के पास मौजूद ऐसे खतरनाक और जदीद मिसाइल्स के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से इंडिया जैसा खतरनाक दुश्मन और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखती। मगर इन पाकिस्तानी मिसाइल्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, नसर। दोस्तों, पाकिस्तान के ज्यादातर मिसाइल्स में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और इस लिक्विड फ्यूल की वजह से इन मिसाइल्स को चलाने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है। मगर नसर नामी इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को चलाने के लिए आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है। इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल है। दोस्तों, ये मिसाइल इसलिए बनाया गया था कि अगर इंडिया जैसा करीबी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है और इंडिया की फौज पाकिस्तान में दाखिल होती है, तो पाकिस्तान इंडिया की फौज पर नसर मिसाइल से हमला करेगा। थोड़े फासले तक मार करने वाला ये जोहरी मिसाइल इंडिया की फौज को बॉर्डर पर ही नेस्तो नबूद कर देगा। इसी दोस्तों, ये जो नसर मिसाइल है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूं कि नसर जो मिसाइल है ये पाकिस्तान ने इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के खिलाफ बनाया था। कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इंडिया की ये थी कि सन 2001 में इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट में शायद अटैक हुआ था जिसमें कुछ इंडियन जो शहरी थे वो मारे गए थे। तो इंडिया ने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था और पाकिस्तान में जो थे मौलाना मसूद अजहर उस पर लगाया था। तो इंडिया जो है पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, उसने अपनी फौजें जो है बॉर्डर पर बुला ली और सारे फौजियों को कहा कि बॉर्डर पर आ जाए। तो उसने सारे अपने हथियार जमा करने शुरू कर दिए। इस सारे प्रोसेस में इंडिया को जो है वो 1 माह का अरसा लग गया। पाकिस्तान को भी पता चल गया इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। पाकिस्तान ने भी अपने हथियार बाहर निकाल लिए, बॉर्डर पर फौज तैनात कर दी, आर्मी बरादरी को भी बुला लिया और पाकिस्तान अपने जौहरी हथियार भी बाहर निकाल लाया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर दबाव बनी और इंडिया जो है वो पीछे हट गया। तो इंडिया ने जो है वो सोचा कि उसे बिलियंस, उसे बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उसने 1 महीने में जो है वो इतनी सारे हथियार इकट्ठे किए, सारे फौजी बॉर्डर पर तैनात किए, तो बाद में वो लड़ाई भी नहीं हुई, उसे खुद पीछे हटना पड़ा। तो फिर इंडिया ने ना इसके पाकिस्तान को ना काउंटर करने के लिए कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन बनाई थी। इसका मतलब ये था कि बिजली की तेजी जैसी रफ्तार से पाकिस्तान पर अटैक किया जाए और फिर उतनी तेजी से ही वापस निकल आया जाए, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करके फिर उसी तेजी से वापस निकल कर भारत आ जाए, भारत की आर्मी। और फिर जब पाकिस्तान रिटेलिएट करे तो भारत दुनिया को बताए कि पाकिस्तान अटैक कर, हमने तो किया ही नहीं है, इतनी जल्दी ये सारा कुछ हो जाए। ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन वही हिटलर की नाजी जर्मनी की तरह थी, क्योंकि हिटलर की नाजी जर्मनी दुश्मन पर बड़ी तेजी से अटैक करती थी और उसे संभलने से पहले ही उसका सारा कुछ खत्म कर देती थी। और इसराइल ने भी 1967 की अरब इसराइल वॉर में यही किया था। उसने जो है वो अचानक मिस्र पर और शाम पर अटैक कर दिया। मिस्र की 350 से ज्यादा तैयारे जमीन पर खड़े इसराइल ने तबाह कर दिए और शामी फिजाइया की भी बड़ी कुव्वत उसने तबाह कर दी।
تو اسی لیے مصر اور شام کے پاس فضائی قوت تو رہی نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنی گراؤنڈ فورسز اسرائیل کے مقابلے میں بھیجی. تو اسرائیل کے پاس تو جو ہے وہ ایئر فورس بھی تھی اور آرمی بھی تھی، تو اس لیے اسرائیل یہ جنگ صرف 6 دنوں میں جیت گیا تھا، جسے 6 ڈے وار کہا جاتا ہے 1967 کی. تو انڈیا بھی جو ہے یہی اسٹریٹجی پاکستان کے خلاف اپنانے والا تھا. تو پاکستان نے اس کے مقابلے میں اپنا نصر میزائل بنایا تھا کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن کے خلاف. انڈیا کو بلوچستان میں BLA کی سپورٹ حاصل ہونا تھی اور سندھ میں روسی کسی تنظیم کی سپورٹ حاصل ہونا تھی. تو اس لیے پاکستان نے پاکستان کی حدود کی حفاظت کے لیے نصر میزائل بنایا تھا کہ اگر بھارت کبھی بھی کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوج پاکستان میں داخل کرے تو فوراً بھارتی افواج کو جواب کے لیے صرف آدھے گھنٹے میں نصر میزائل تیار ہو جائے گا. تو وہ بھارتی افواج پر جو ہے نصر میزائل پاکستان فائر کرے گا اور اس سے وہ وہیں پر نیست و نابود ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک نیوکلیر میسائل بھی ہے اسی لیے. تو اس کے علاوہ ایک اور بھی تھا کہ پاکستان چائنا سے نیوکلیر شیل فائر کرنے والی ہوئزر توپ بھی دینے والا تھا اٹلری. تو اس کے بارے میں مجھے بھی پتہ نہیں ہے پاکستان نے خریدا کہ نہیں خریدا، پرانی بات ہے، میں نے پہلے سنا تھا کہ پاکستان وہ بھی خرید رہا ہے. اب خریدیا یا نہیں خریدی اس کا مجھے علم نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کو پتا تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمنٹس آپ کے پڑھوں گا. تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو. وجہ سے انڈیا اس میزائل سے بہت خوف زدہ ہوتا ہے اور پاکستان پر چڑھائی کرنے کا کبھی خواب بھی نہیں دیکھتا. اس کے علاوہ یہ میزائل موبائل لانچ پیڈ سے چلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ملک کے کسی بھی کونے سے چلایا جا سکتا ہے. نمبر 5 ابابیل. دوستو نصر کے بعد ابابیل میزائل پاکستان کے دفاع کو اور مضبوط بنا دیتا ہے اور یہ پاکستان کا پہلا ایسا میزائل ہے جس میں MIRV یعنی کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ رینٹری وہیکل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے. اور ابابیل نامی اس میزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میزائل 5 ایٹم بم اکٹھے لے جا سکتا ہے. اس حیران کن میزائل کی رینج 2200 کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنے ٹارگٹ کو پرفیکٹلی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوستو اس کے علاوہ ابابیل میزائل انڈیا کا 95% حصہ کور کرتا ہے، یعنی کہ آلموسٹ پورے انڈیا کے کسی بھی علاقے پہ یہ مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ابابیل میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھارت کافی پریشان ہے، کیونکہ بھارت کا اینٹی میزائل سسٹم بھی اس کو نہیں روک سکتا. کیونکہ جیسے ہی اینٹی میزائل سسٹم اس میزائل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ میزائل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھر میزائلز بن جاتے ہیں اور پھر اتنے سارے چھوٹے چھوٹے میزائلز کو روکنا اینٹی میزائل سسٹم کے بس کی بات نہیں. یہی وجہ ہے کہ ابابیل میزائل بھی پاکستان کے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے. نمبر 4 گوری. دوستو پاکستان میں میزائل بنانے کے اس وقت 2 پروگرام چل رہے ہیں، جن میں سے ایک میزائل ڈاکٹر عبدالقدیر کی ٹیم کے متحد بنایا جا رہا ہے اور اس ٹیم میں ماہر ترین انجینئرز اور سائنسدانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس میزائل کا نام گوری ہے، جس میں لیکوڈ فیول پر چلنے والی موٹرز کا استعمال کیا گیا ہے اور اس میزائل میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. اس میزائل کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پاکستان کے پاس بھی ایسا میزائل آ جائے گا جو کہ ICBM یعنی کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا حامل ہوگا. یعنی کہ اس میزائل کی اتنی رینج ہوگی کہ اسے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک مار کیا جا سکے گا. اس میزائل کے بننے کے بعد پاکستان، آسٹریلیا، برطانیہ حتیٰ کہ امریکہ تک بھی حملہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو جائے گا. دوستو اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے گوری 1 میزائل تیار کیا تھا اور اس میزائل کو 6 اپریل 1998 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اور گوری 1 میزائل کو موبائل لانچر کی مدد سے کہیں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے. گوری 1 میزائل 1000 کلو گرامز کے وار ہیڈ کے ساتھ 1500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. اس کے بعد اپریل 1999 میں گوری 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا اور اسے بھی موبائل لانچر کی مدد سے ملک کے کسی بھی کونے سے فائر کیا جا سکتا ہے. گوری 2 میزائل 1800 کلو گرام کے وار ہیڈز کے ساتھ 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے بعد گوری 3 بننا شروع ہوا اور اس کا کامیاب ٹیسٹ 29 سپٹمبر 1999 میں کیا گیا، مگر یہ ٹیسٹ صرف اس کے انجن کا ٹیسٹ تھا اور اس کی رینج کا ٹیسٹ جون 2004 میں کیا جانا تھا. اور گوری 3 نامی اس میزائل کو بھی موبائل لانچر سے فائر کیا جا سکتا ہے اور یہ میزائل 2200 کلو گرام وار ہیڈز کے ساتھ 3000 سے 5000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور 1998 سے تیار کیا جانے والا یہ میزائل آج تک ٹیسٹ نہیں کیا جا سکا اور اسی میزائل کی وجہ سے پاکستان کو ملٹی سٹیج ٹیکنالوجی پر عبور حاصل ہو چکا ہے.
नंबर 3, टीपू। दोस्तों अब मैं जिस मिसाइल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस मिसाइल की खसूसियात को सुनकर पाकिस्तान का बड़े से बड़ा दुश्मन भी कांप जाता है। टीपू मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से फायर किया जा सकता है और इस मिसाइल में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये 4500 किलोग्राम का एटम बम उठाकर 7000 से 8000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और दोस्तों अगर इस मिसाइल पर वार हेड के वजन को कम कर दिया जाए तो आपका ये टीपू मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक भी अपने निशाने को मार कर सकता है। और आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि इस दुनिया पर मौजूद जितना भी खुश्की का हिस्सा है उधर किसी भी जगह पर मार की जा सकती है। और यही वजह है कि टीपू मिसाइल की वजह से पाकिस्तान नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। नंबर 2, शाहीन। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर को हटाया गया तो इनकी जगह पर डॉक्टर समर मुबारिक ने मिसाइल प्रोग्राम्स को संभाल लिया। इन्हीं प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम शाहीन मिसाइल का भी था और इस शाहीन मिसाइल पर काम जारी है जिसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। और जिन मिसाइल्स में सॉलिड फ्यूल वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उन मिसाइल्स का साइज भी काफी बड़ा होता है। दोस्तों डॉक्टर समर मुबारिक शाहीन प्रोग्राम के तहत शाहीन 1 मिसाइल तैयार कर चुके हैं और ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसके बाद शाहीन 2 भी तैयार किया गया जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर तक मार करने की है। इसके बाद 2002 में शाहीन 3 भी तैयार कर लिया गया जिसमें मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर्स का इस्तेमाल किया गया और शाहीन 3 मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड्स के साथ 4000 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। और दोस्तों इधर आपको एक बात बताता चलूं कि अक्सर मीडिया पर लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि शाहीन 3 की रेंज 2700 किलोमीटर तक है, लेकिन पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रज़ाक भुट्टी का कहना है कि शाहीन 3 की रेंज 4500 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल ऐसा है कि इसमें मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा शाहीन मिसाइल भी गौरी मिसाइल्स की तरह एटमी वॉरहेड्स होते हैं और इन्हें भी मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए कहीं से भी फायर किया जा सकता है। कुछ माहिरीन का तो ये भी कहना है कि शाहीन 3 इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल का जवाब है। नंबर 1, तैमूर। दोस्तों पाकिस्तान अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी तकमील के बाद अमेरिका जैसी सुपर पावर भी अपनी गंदी नजर पाकिस्तान पर से हमेशा के लिए हटा लेगा। दोस्तों ICBM टेक्नोलॉजी का हामिल ये मिसाइल 2017 में बनाना शुरू कर दिया गया था और इस मिसाइल का नाम तारीखी इस्लामी फातेह अमीर तैमूर के नाम पर रखा गया और 2018 में तैमूर मिसाइल पर काम तेज कर दिया गया और इस मिसाइल को 2027 तक टेस्ट कर लिया जाएगा और 2028 तक इसे बकायदा सर्विस में शामिल भी कर लिया जाएगा। ये मिसाइल भी पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल जैसी खसूसियात रखता होगा और इस मिसाइल में भी MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये मिसाइल भी इंडिया के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को धोखा देने के लिए तैयार किया जा रहा है। और तैमूर मिसाइल में ये सलाहियत मौजूद है कि ये न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकता है। इसके अलावा तैमूर मिसाइल में जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है जिनकी मदद से इस मिसाइल को जो भी टारगेट दिया जाएगा ये उसको हर हाल में हिट करके ही रहेगा। इस मिसाइल के बारे में एक और खास बात ये भी है कि इसे जमीन के अंदर से लॉन्च किया जाएगा जिसे सीलोस भी कहा जाता है और इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा ये 500 से लेकर 800 टन तक वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता होगा। इसके अलावा ये मिसाइल मार्क 20 की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा। इस मिसाइल के कंप्लीट हो जाने के बाद पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हद तक ताकतवर तरीन मुल्क हो जाएगा। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल थी। हमें पाकिस्तान की 6 खतरनाक तरीन मिसाइलों के बारे में बताया गया, उनके आगे वेरिएंट्स भी बताए गए जिस तरह शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3 और इसके अलावा उनकी रेंज कितनी है वो भी बताई गई, वो कब बनाए गए, कब ऑपरेशनल हुए, वो कितना पे लोड लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर वन पर पाकिस्तान का मिसाइल था वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो बाद में जो है वो ऑपरेशनल होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा, पूरी दुनिया को मैसेज मैं देना चाहूँगा कि ये इतने ख़तरनाक मिसाइल, इतने हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है, तो ये सारे जो हथियार हैं इनसे तुम्हारी दुनिया एक बड़ी तबाही से दो चार हो सकती है। तो तमाम आलमी रहनुमाओं को, तमाम आलमी ताकतों को, आलमी इदारों को मिल बैठ कर सोचना चाहिए
جتنے بھی اختلافات ہیں ممالک میں، جو بھی لڑائیاں ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے مل بیٹھ کر. ان دونوں کو جو ہے وہ ساری لڑائیاں آپس میں ختم کی جائیں. ایٹم بوم، ہائیڈروجن بوم اور یہ میسائل، یہ سارے خطرناک ہتھیار ختم کیے جائیں. پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے بنایا ہے، کیونکہ انڈیا کے پاس بھی ہیں. اب پاکستان کو مجبوری تھی بنانا تھا، تو سب ممالک اپنے ہتھیار ختم کر دیں. یہ خطرناک ہتھیار جس سے ہماری دنیا میں تباہی آ سکتی ہے. تو تمام امن سے رہیں، دوسروں کو بھی امن سے رہنے دیں، امن کا درس دیں، اور جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ امن و سکون سے رہیں. پوری دنیا میں جو ہے یہ لڑائی جھگڑے یہ سب کچھ نہ ہو. میرا تو یہی میسیج ہے پوری دنیا کو. آپ کیا میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ مجھے ضرور بتائیے گا. آج کی ویڈیو کے بارے میں، پاکستان کے میسائلوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.